सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से आप 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक में एक टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में डिफरेंट रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और साथ ही साथ रेट लॉ एक्सप्रेशन एक टॉपिक और है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो केमिकल काइनेटिक 12th क्लास का एक चैप्टर का एक टॉपिक है, जो इसी के माध्यम से आप समझ पाएंगे। आपको बता दे कि वहां रेट लॉ एक्सप्रेशन जो निकालेंगे वो एक्सपेरिमेंटल रेट को डिटरमाइन करेगा, और यहां लॉ ऑफ मास एक्शन से भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन किया जाएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल रेट को डिटरमाइन करता है। तो ये आसान है उस रेट लॉ एक्सप्रेशन से। अब देखते हैं इस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट मिलता है। इसके लिए हम शुरू से आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे दें। ऐसे हम पिछले क्लास में आप लोग को इतना समझा दिए थे, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर या इस क्लास में नए हैं जरा ध्यान से समझ लेंगे। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार का होता है, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन में एरो से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के बाद प्रोडक्ट। तो जब वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, लेकिन प्रोडक्ट फिर से रिकॉम्बाइन करके आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट रिएक्टेंट का निर्माण न करे, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं A+B इक्विलिब्रियम साइन C+D, इसमें A और B तो आपस में रिएक्शन करके C और D बनाएगा, लेकिन C और D भी रिएक्शन करके A और B का निर्माण करेगा। तो ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। तो ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। ये सिंगल डायरेक्शन में होता है, ये दोनों ही डायरेक्शन में होता है। इसको दो सिंगल एरो द्वारा दिखाते हैं, इसको डबल एरो द्वारा दिखाते हैं, और ये डबल एरो इस तरह से भी दिया जा सकता है। इसके बाद ये क्लोज कंटेनर में होता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को भी अचीव करता है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है आज भी संक्षेप में जान लीजिए। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है और फिर प्रोडक्ट भी आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाने लगे, तो जब कभी ऐसा हो कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट का निर्माण करे उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट का निर्माण करे, दोनों का स्पीड समान हो जाए, तो कहेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर लिया। फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का स्पीड समान हो जाए, तो बस उसी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ऐसे आप लोग में से कोई स्टूडेंट नया है या फिर नहीं कल पढ़ा है तो पिछला लेक्चर जरूर देख ले, पूरा डिटेल में ग्राफिकल डिस्कशन के साथ समझाया गया है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। चलते हैं अब आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया का नियम। आपको बता दें कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घटता जाता है। जैसे हमने मान लिया कि 9:35 पर इस रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 60 मोल पर लीटर है, और 9:50 पर इस ए का कॉन्सेंट्रेशन, आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्टेंट है, इसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनना है। तो रिएक्टेंट का कभी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेंट्रेशन 60 मोल पर लीटर है तो कभी 60.1 भी हो जाए, 0.1 मोल भी बढ़ नहीं सकता है। अब वो डिक्रीज ही होगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसी में से मटेरियल टूट कर प्रोडक्ट को बनाएगा। तो ये बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए आपको पूरा। चलिए, तो अब यहां पर हमने मान लिया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन घटकर 55 मोल पर लीटर हो गया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग कितना का हुआ। कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग यहां पर कितना का हुआ? 5 मोल पर लीटर। और इस कॉन्सेंट्रेशन के चेंजिंग होने में कितना समय लगा? 15 मिनट। तो 15 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग कितना का है? तो पर यूनिट टाइम में, पर मिनट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग, ठीक है,
तो यहां पर जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपसे हम अगर छोटा सा सवाल करें कि बताइए 5 क्या है? कंसंट्रेशन का चेंजिंग। 15 क्या है? टाइम का चेंजिंग। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन इन चेंजिंग इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग होता है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि ये भी कंसंट्रेशन का चेंजिंग है, लेकिन 15 मिनट में है। ये भी कंसंट्रेशन का ही चेंजिंग है, पर यूनिट टाइम में है। और पर यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन का चेंजिंग होता है वही रेट होता है। ठीक है, तो आप लोग फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ कर आए हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आता है, मतलब उसको कहते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में। तो पर यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग होता है वो रिएक्शन का रेट होता है। तो यहां चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन इन चेंजिंग। और आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि वेलोसिटी 2 प्रकार का होता है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 2 तरह का वेलोसिटी पढ़कर आए। यहां भी रेट हम 2 तरह का डिटरमाइन करेंगे अभी तुरंत। और तब आप गुलबर्ग और वागी के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ मास सेक्शन को समझने लायक होंगे। उनका स्टेटमेंट जो इंग्लिश में लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो कंप्लीट कैलकुलस के लैंग्वेज में चेंज होने वाला है। कंप्लीट कैलकुलस के लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज होगा अभी आपके सामने 10 मिनट के अंदर। और आप हर रिएक्शन के लिए उनके उस लॉ को फॉलो करेंगे और कैलकुलस के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। और कैसे कन्वर्ट होगा धीरे धीरे हम आपको तैयार कर रहे हैं, बस अपना ध्यान बनाए रखिए, समझिए। तो यहां पर इतना समझ में आ गया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगा। इतना समझ में आ गया कि रेट को डिटरमाइन करने के लिए ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन लिया जाता है और नीचे टाइम टेकन इन चेंजिंग। इतना समझ में आ गया कि पर यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन का चेंजिंग होता है वो रिएक्शन का रेट होता है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। A प्लस बी इक्विलिब्रियम साइन C प्लस डी। लेकिन उससे पहले आपको अलग से एक टर्म समझा दे। आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन डेंसिटी समझ में आता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम समझ में आता है? तो चेंज इन पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन नंबर ऑफ मोल इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी N/V को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। डेंसिटी को याद जैसे रखें, आज उसी तरह जगह दे दीजिए अपने दिमाग में कि कॉन्सेंट्रेशन याद हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी में बस थोड़ा सा का फर्क है, M और N का। पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको डेंसिटी कहते हैं, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो मोल होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। और आपको बता दें कि कॉन्सेंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सभी यूनिट्स हैं। वर्ड पर ध्यान दीजिए। और अब यहां हम आपको जो बताने जा रहे हैं एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या होता है? किसी सब्सटेंस के एक्टिव मास को जब मोल पर लीटर में, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो मोल पर लीटर को एक्टिव मास कहा जाता है। मोल पर लीटर में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वहां कॉन्सेंट्रेशन को आप एक्टिव मास भी कह सकते हैं। इसको 2 तरह से आज के बाद पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स नॉर्मली, दूसरा इस चैप्टर के स्टैंडर्ड के अनुसार आप पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ एक्स। जल्दी से इसको पढ़कर सुनाइए। एक्टिव मास ऑफ एम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम। एक्टिव मास बोलने का मतलब आपने ये बात फिट कर दिया, यानी फिक्स कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशन को आप मोल पर लीटर में मेजर करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में नहीं मेजर करेंगे, ग्राम पर लीटर में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, मोल पर लीटर में, क्योंकि एक्टिव मास बोलने का मतलब ही है कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में होता है। तो जल्दी से इसको पढ़कर दिखाइए। एक्टिव मास ऑफ आर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इन मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन जब बोलेंगे तो इन मोल पर लीटर बोलना पड़ेगा, लेकिन जब एक्टिव मास बोलेंगे तो बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टिव मास हमेशा मोल पर लीटर में ही एक्सप्रेस होता है। तो इतना आपको आना चाहिए आगे समझने से पहले, जो आप जान गए। अब आइए, T1 टाइम में इस रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन है A1, T2 टाइम में इस रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन है A2। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका जितना नॉलेज है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार घटता है, जल्दी बताइए A2 बड़ा कि A1 बड़ा? A1 बड़ा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो इस केस में A2 बड़ा होगा किससे? A1 बड़ा होगा किससे? A1 बड़ा होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से। क्या ये बात समझ रहे हैं?
लेकिन हमको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल घटता है, फाइनल में से ही इनिशियल घटता है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और टाइम टेकन इन चेंजिंग, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग A1 के लिए है, A के लिए है, और आप कम वाले में से अधिक वाले को घटा रहे हैं, तो डिफरेंस माइनस में आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा गया रेट हमेशा निगेटिव होता है, ये रेट ही हम लिखे, रिएक्टेंट के हिसाब से लिखा गया रेट क्या होता है? निगेटिव। अब इस एक और रिएक्टेंट है डायरेक्ट, आप में हम कैपेसिटी भर दिए हैं कि आप लिखवा सकते हैं उसी तरह फाइनल इस तरह से, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो माइनस क्यों लगा बी के लिए? क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ घटेगा। लेकिन अब हम प्रोडक्ट के लिए बात करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के हिसाब से रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? T1 टाइम में C का कॉन्सेंट्रेशन होगा C1 और T2 टाइम में C का कॉन्सेंट्रेशन होगा C2। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे अधिक होते जाता है, तो इसमें अधिक में से न कम को घटा रहे, तो अधिक में से कम को जब घटा रहे तो इस समय नहीं होगा निगेटिव, अब ये होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, तो इसलिए हमने लिखा था। और अब जल्दी से डी के लिए बोल दीजिए, बाई डेल्टा, कोई दिक्कत? तो ये है रेट को रिप्रेजेंट करने का वो एक मेथड जिसको एवरेज रेट बोलते हैं, आर बार। अब हम यहीं पर अभी जस्ट बताया है कि रेट दो प्रकार का होता है, जिस तरह वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो ये एवरेज रेट है। अब इंस्टेंटेनियस में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कैलकुलस के टर्म में dx बाई dt के टर्म में हो जाएगा। तो dx बाई dt के टर्म में हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस da बाई dt, ये हो जाएगा माइनस dv बाई dt रेट है, और ये एवरेज रेट अब नहीं रहा इंस्टेंटेनियस। अब अगर इसको लिखना है तो dc प्लस dc बाई dt, समझ में आ गया? अगर आ गया तो आप इस रिएक्शन के लिए लिखवाइए, इस रिएक्शन के लिए माइनस केवल इंटीग्रेशन। आपको पता है रेट तो दो प्रकार का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इस दोनों में मोर एक्यूरेसी कौन देता है? इंस्टेंटेनियस। एक होता है एवरेज वेलोसिटी जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम पर डिटरमाइन किया गया वेलोसिटी मोर एक्यूरेसी रखता है पीरियड ऑफ टाइम से, यानी एवरेज से। यही कारण है कि हम बताने के लिए तो दोनों बता दिए, लेकिन यूज हमेशा इंस्टेंटेनियस करेंगे क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है, उसमें अधिक एक्यूरेट शुद्ध मान देगा, इसलिए तो ये हो जाएगा dx बाई dt। जल्दी से बोलिए y के हिसाब से, जल्दी से बताइए m के हिसाब से, जल्दी से बताइए प्लस dn बाई dt। तो ये सभी इंस्टेंटेनियस रेट है प्रत्येक रिएक्टेंट, प्रत्येक प्रोडक्ट के हिसाब से, इच रिएक्टेंट और इच प्रोडक्ट के हिसाब से। ये सभी रिएक्टेंट के हिसाब से रेट है और ये प्रोडक्ट के हिसाब से रेट है। अब आप लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो दो पार्ट में है। पहला पार्ट आप सुनने जा रहे हैं और सुनते हुए देखते हुए आप इसको समझ पाएंगे। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन विच इज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वागे इन 1864, गुलबर्ग और वागे ने यह स्टेटमेंट दिया था कि किसी दिए गए केमिकल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो रेट होता है, यानी ए का रेट या बी का रेट, अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अपने एक्टिव मास के। तो ये प्रोपोर्शनल होगा अपने एक्टिव मास के, ये प्रोपोर्शनल होगा
अपने एक्टिव मास के। तो ये हो गया इस लॉ का हाफ पोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature the rate of reacting substance is directly proportional to its active mass. सेकेंड हाफ पोर्शन रिएक्शन के लिए बात करता है। आपको बता दें कि इस रिएक्शन में दो रिएक्शन है, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। इस रिएक्शन में दो रिएक्शन है, एक में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है और दूसरे में प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस ए और बी है और इसके लिए रिएक्टिंग सब्सटेंस सी और डी। यहां जो रेट होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा, यहां जो रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। तो ये बात पूरा क्लियर होना चाहिए कि दोनों रेट, ये फॉरवर्ड क्यों है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिएक्शन हो रहा है, ये बैकवर्ड क्यों है। और सेकेंड हाफ पोर्शन क्या कहता है इस लॉ का, ध्यान से सुन लिया जाए। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन is directly proportional to the product of the active mass of the reacting substance, the product of the active mass of the reacting substance, not produced substance। अब इसके लिए एक्टिव रिएक्टिंग सब्सटेंस सी और डी है, तो यहां पर एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी। अब इस पूरे को एक नजर में देखते हुए पूरा लॉ को एक बार में सुनने का प्रयास कीजिए। At constant temperature for a given reaction, the rate of reacting substance is directly proportional to its active mass, and the overall rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of the reacting substance। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो किसी रिएक्टिंग सब्सटेंस के लिए पार्टिकुलर है और किसी रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर है। जब रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब किसी एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे तो वो अपने अपने केवल एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप इसके लिए लिखवाएंगे। x प्लस वाई, चलिए स्टार्ट, बोलिए, माइनस dx बाई dt प्रोपोर्शनल टू नॉट एक्टिव मास ऑफ x, dy बाई dt प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया लॉ का हाफ पोर्शन। अब अपने से समझिए फॉरवर्ड कौन है बैकवर्ड कौन है। RF प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ x एंड एक्टिव मास ऑफ y, और RB प्रोपोर्शनल टू M। तो ये है आज के पढ़ाई का कैपेसिटी, जो आधा घंटा पहले आपके पास नहीं था। अब कोई भी रिएक्शन को आप इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कैपेसिटी रखते हैं, थोड़ा सा और कैपेसिटी भर दे। ये था सिंपल रिएक्शन। अब आइए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ आ गया। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझते हैं आप लोग? जो नहीं समझते हैं समझ लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ जो मल्टीपल में होता है उसी को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जल्दी से बताइए, N2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट NH3 का, इसी को स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अब इसको आप कैसे लिखवाएंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा तो दिमाग में ठहरेगा। dA बाई dt अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अपने एक्टिव मास, इससे हटकर थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मान लीजिए अल्फा की जगह पर 2A है। अब 2A को भी आप कैसे लिख सकते हैं बताइए? A प्लस ए लिख सकते हैं, A प्लस ए। तो A प्लस ए को दो बार ऐसे लिखेंगे ना, प्रोपोर्शनल टू माइनस dA बाई dt लिखेंगे। A प्लस, पहले लिखे हम क्या कि अल्फा A,
और अल्फा ए को हमने मान लिया 2a, और इस 2a को भी लिख दिए a प्लस ए, और अब माइनस da बाई डी टी अपने एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगा, तो 2 बार लिखेंगे a और a, तो a और a का पावर जुटेगा, तो 1 और 1 जुटेगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो आपने तो वही ना लिखा जो मल्टीप्लाई में था, पावर वही गया जो मल्टीप्लाई में था। मल्टीप्लाई में कौन था, मल्टीप्लाई में कौन है, जल्दी, प्रोपोर्शनल टू। और अब इधर भी लिखवाने का कैपेसिटी आप में आ चुका है, इतना ही से आर ए प्रोपोर्शनल टू, आर बी प्रोपोर्शनल टू, यानी जो मल्टीप्लाई में होता है वो पावर में चल जाता है। इतना तक क्षमता आ गया कि अगर हम आपसे कहें कि आप N2 प्लस 3H2 किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए गुलबर्ग और वागे का लॉ फॉलो करते हुए आर एफ प्रोपोर्शनल टू लिखवाइए। आर एफ एक्टिव मास ऑफ N2 पावर H2 पावर आर बी प्रोपोर्शनल टू, दिक्कत। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्या सिखलाया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दिए गए टेम्परेचर पर रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो रेट होता है वो अपने एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक्टिव रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है।